यह जो ईरान का जहाज़ जो डूबा है ना, इसे लेकर के अब बहुत बड़े-बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ी साजिश हुई है। लेकिन दिक्कत की बात ये है कि भारत का नाम घसीटा जा रहा है, लेकिन असली गुनहगार कोई और देश यहाँ पर लग रहा है, जिसने वास्तव में कुछ बड़ी गड़बड़ी की है। और अगर वो गड़बड़ी नहीं करता, तो शायद आज ईरान का यह जहाज़ नहीं डूबा होता। जो आइरिश डेना है, मैं आपको बता दूँ कि 4 मार्च को हिंद महासागर में डूब गया। ईरान का युद्धपोत आइरिश डेना सिर्फ़ एक हादसा था या फिर किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा था, इसे हम आज समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि अब कई सारे मतलब जो परतें हैं वो खुलती जा रही हैं और बहुत ही चौंकाने वाले जानकारी जो है जो कि सामने अब हमें मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सवाल ये है कि क्या श्रीलंका ने पहले न्योता दे करके उस जहाज़ को अपनी तरफ बुलाया और फिर अचानक से एंट्री रोक करके ईरान के इस जहाज़ को खतरे में डाल दिया? बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 घंटे तक ईरान का यह जहाज़ खुले समुद्र में इंतज़ार करता रहा। आइरिश डेना की मैं बात कर रहा हूँ और वहीं इसके डूबने की सबसे बड़ी वजह बन गई। क्योंकि जब कोई जहाज़ 11 घंटे तक खुले समुद्र में रहेगा, तो अमेरिका जो घात लगाकर हमेशा बैठा रहता है, उसे तुरंत इसकी खबर लग गई, भनक लग गई और फिर वह काफ़ी मौका था कि सबमरीन उसका आराम से निशाना बनाए और इसको डुबा दे। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये 11 घंटे का जो खेल है, ये कैसे हुआ? आखिर इसके पीछे का पूरा सिचुएशन कैसा क्रिएट हो रहा है? अब यहाँ पर देखिए, क्या अमेरिकी पनडुब्बी ने मौके का फ़ायदा उठा कर के इस युद्धपोत को निशाना बना दिया? समझना होगा कि यहाँ पे श्रीलंका कौन-सा खेल खेल रहा था। क्या श्रीलंका की सरकार ने आखिरी समय पर फैसला बदल करके बड़ी कूटनीतिक गलती कर दी? अब वह कौन-सा फैसला था जिसे अचानक से श्रीलंका की सरकार ने बदल दिया? क्या उसके पीछे अमेरिका का कोई दबाव था? इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एकदम साफ-साफ अब दिख रहा है कि वो जहाज़ को एकदम से बचाया जा सकता था। यहाँ पर कोई बहुत हादसा नहीं हुआ है। यहाँ पर हमला हुआ है और हमला अकेले-अकेले अमेरिका नहीं किया है। इसमें साफ-साफ लग रहा है कि कुछ लोग शामिल हैं। अब श्रीलंका जिस तरीके से खेल कर रहा है, बचाव का अभियान तो अभी कर रहा है, लेकिन इसके पीछे अब जो सामने आ रहे हैं अगर ये सारे रिपोर्ट अगर सही हैं, तो इसका मतलब है कि श्रीलंका कटघरे में खड़ा हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल खेल रहा था अमेरिका, जिसे जानबूझ करके भारत से छुपाया गया? उसके बाद अब आप जान करके हैरान हो जाएँगे कि आइरिश डेना तो डूब गया और उसके कई सारे जो क्रू मेंबर हैं जिन्हें बचा लिया गया है। अब अमेरिका उनको लेकर के भी एक नया डिमांड कर रहा है। अब यह कौन-सी डिमांड है? अमेरिका आखिर जो लोग बचे हुए हैं, उनको लेकर के कौन-सी डिमांड कर रहा है श्रीलंका से? ये बहुत बड़ी जानकारी है जो जो समझने को हम इसी वीडियो में समझेंगे। अब यहाँ पर सवाल है कि जो बचाए गए जो ईरानी के जो सैनिक हैं, जो समुद्र के नीचे घुस गए थे उनको बचा करके श्रीलंका निकाला है कैसे भी? तो उनसे अमेरिका क्या चाहता है? इनको तो श्रीलंका अपने यहाँ शरण दिया हुआ है। इसके अलावा भी श्रीलंका ने ईरान के एक और दूसरे जहाज़ को भी शरण दिया हुआ है। आईएस डेना तो डूब गया, तो उसके तकरीबन 32 सैनिक को अपने पास रखा हुआ है। उसके अलावा भी एक और आइरिश बुशहर है, उसके भी 208 क्रू मेंबर को रखा है। तो अमेरिका इन सभी क्रू मेंबर से क्या चाह रहा है? आप जानकर हैरान हो जाएँगे। आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे विस्तार से कि अमेरिका ने क्या एक तरीके से श्रीलंका को धमका दिया है। और उसके बाद फिर हम लोग अंत में समझेंगे कि भारत पर कैसे आरोप लगाया जा रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो साफ-साफ लिख रहे हैं कि क्या सच में अमेरिका को आइरिश डेना की लोकेशन भारत ने दी थी? इस तरह के सवाल और रिपोर्ट मैं देख रहा हूँ मीडिया में, इसको लोग जारी कर रहा है, फिर इसका खंडन भी कर रहा है और इस तरह की बात को जानबूझ करके फैलाया भी जा रहा है। तो इसको हम प्रॉपर इसमें हम डिबंक करेंगे, समझेंगे कि भाई क्या हुआ है? अमेरिकी पनडुब्बी के हमले के पीछे क्या कोई छिपी हुई इंटेलिजेंस डील थी भारत के साथ अमेरिका की? इसे लेकर के भी सवाल उठाए रहे हैं लोग क्योंकि देखिए, भारत और अमेरिका के बीच पहले से ही लेमुआ और कमकासा जैसे रक्षा समझौता हुए हुए हैं। तो आखिर इस विवाद में इस इन समझौतों को क्यों घसीटा जा रहा है? आखिर क्या है यह समझौता? इसका क्या लेना-देना है जहाज़ डूबने से? सब कुछ समझेंगे बहुत ही विस्तार से, कई सारी जानकारी हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले एक ब्रीफिंग में मैं आपको बता दूँ कि जो ईरान का युद्धपोत था आइरिश डेना, 4 मार्च को वह हिंद महासागर में डूब गया और यह भारत से लौट रहा था, ईरान का युद्धपोत था, भारत से लौट रहा था। हिंद महासागर से गुजरते हुए जहाज़ श्रीलंका की ओर बढ़ रहा था, ठीक है ना? अब यहाँ पर श्रीलंका ने अचानक उसे न्योता दिया है और फिर अचानक फैसला बदल दिया। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इस जहाज़ को जब ईरान पर हमला शुरू हो गया ना, तो शायद ईरान ने श्रीलंका को रिक्वेस्ट किया होगा कि प्लीज़ इसे आप अपने शरण में ले लो। श्रीलंका ने पहले तो बोल दिया कि ठीक है आ जाओ, लेकिन फिर अचानक अमेरिका की तरफ से लगता है कि दबाव बन गया है, जिसके बाद श्रीलंका ने फैसला ही बदल दिया है। तो ये पूरा का पूरा खेल हुआ है। श्रीलंका एक छोटा-सा देश है, वो महाशक्ति अमेरिका, सुपर पावर अमेरिका के बाद आसानी से इनकार नहीं कर सकता है। पूरा खेल आप समझिए कि कैसे हुआ है। देखिए श्रीलंका ने पहले ईरान के युद्धपोत को आने का निमंत्रण दे दिया।
अब वो तो युद्धपोत भाई भारत से जा रहा था ईरान, तो श्रीलंका में जाकर के क्या थोड़ी ना कुछ खाना खाएगा, बहुत कम डिस्टेंस है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर सुरक्षा की बात रही होगी। अगर हालांकि टाइमलाइन एक बार समझना जरूरी है, प्रॉपर टाइमलाइन से सामने आएगा कि क्या हुआ था, उससे पहले क्या बातचीत हुई थी, सारी सारी जब जानकारी सामने आएगी तो और भी चीज़ क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि श्रीलंका ने पहले उस युद्धपोत को निमंत्रण दिया आने के लिए। अब निमंत्रण मिलने के बाद जब जहाज श्रीलंका की ओर बढ़ गया है, तो फिर अचानक श्रीलंका से एक मैसेज आया कि जहाज आगे ना बढ़े, जहाज जहाँ पे है वहीं पर रुक जाए। यानी कि श्रीलंका पहले बुलाया और फिर बोलता है कि वहीं पर रुक जाओ। तो ये तो ऐसा हुआ कि एकदम से आप उसको एक निशाना पर ले जा करके खड़ा कर दिए, ताकि अमेरिका का टॉर्पीडो आएगा उस पर हमला कर देगा। अब श्रीलंका ने आखिरी वक्त में एंट्री क्यों रोकी, यही सबसे बड़ा सवाल है। इस फैसले ने जहाज को बेहद नाजुक स्थिति में डाल दिया, समुद्र के बीच में। 11 घंटे का बताया जा रहा है कि लंबा इंतजार, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया उस ईरान के जहाज के लिए। आयरिश डेना को 11 घंटा तक इंतजार करना पड़ा, और वह जो जहाज उस वक्त था तकरीबन गाले पोर्ट से लगभग 40 नॉटिकल माइल दक्षिण में रुका हुआ था। वहां पर रुका रहा, वो काफ़ी देर तक इंतजार करता रहा कि कुछ तो उधर से कॉल आ जाए, कहीं पे कोई सेफ्टी हमको बुला ले। अब यह इंतजार इंटरनेशनल पानी में करना पड़ा था। भारत से एक दो 2-3 दिन पहले निकल करके वहां पे जाकर के रुका हुआ था। इसका प्रॉपर टाइमलाइन आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, कब निकला भारत से, कब उस पर हमला हुआ, भारत को कब दूसरे जहाज को बचाने के लिए कॉल आई, सारी जानकारी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर खुले समुद्र में कोई जहाज अगर खड़ा रहेगा भी 11 घंटा तक, ठीक है ना, तो एक्सपोज हो जाएगा। जब एक्सपोज हो जाएगा तो अमेरिका को जो चील और बाज जो हमेशा आसमान में उड़ता रहता है, और जो उसका रडार है, जो सारा सिस्टम है, उसी से उसने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। अब अमेरिका को मिला हमला करने का मौका। अब रीजनल मैरीटाइम एनालिस्ट के मुताबिक बताया जाता है कि यही देरी जो है चूंकि खतरा बन गई, जो 11 घंटा की जो देरी थी। अब सवाल है कि देरी हुई क्यों? क्या श्रीलंका ने जानबूझ करके अमेरिका के दबाव में उसे पहले बुलाया और फिर बोला कि वहीं पर रुक जाओ, जहाँ पर अमेरिका का टॉर्पीडो से आसानी से हिट कर दे? क्योंकि 11 घंटे तक अगर आप खुले पानी में खड़े रहने से जहाज आसान टारगेट बन जाता है। सबको पता है कि अमेरिका के साथ युद्ध शुरू हो चुका है, अमेरिका ने जानबूझ करके युद्ध में घसीट दिया ईरान को। ईरान का दावा भी यही है कि उसकी नेवी के खिलाफ अभियान का हिस्सा था, एक तरीके से उसके नेवी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है अमेरिका के द्वारा, चुन चुन करके जहां पर भी कुछ भी उसको मिल रहा है ईरान का नेवी को उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। अब क्यों किया जा रहा है इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं डील में, क्योंकि अमेरिका साफ साफ बोल रहा था कि ईरान अपना नेवी को खत्म करे। डील में अमेरिका ने ईरान से मांग की थी कि तुम अपना नेवी को खत्म करो, ताकि तुम भविष्य में कभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक ना कर सको, लेकिन ईरान ने इनकार कर दिया था। तो फिर अब अमेरिका उसके बाद हथियार उठा चुका है। अमेरिकी पनडुब्बी ने इसी दौरान हमला कर दिया। अब श्रीलंका पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। श्रीलंका ने अभी तक पूरी टाइमलाइन सार्वजनिक तो नहीं की है, लेकिन हमले से पहले हुए जो भी बातचीत है उसका विवरण वो सब कुछ सामने रखना पड़ेगा। विपक्ष को इस पर हंगामा करना चाहिए, और हो भी रहा है हंगामा, अच्छी बात है। इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं पहले। अब सवाल उठ रहा है कि श्रीलंका ने जहाज को पहले बुलाया क्यों गया, श्रीलंका की तरफ से जहाज को पहले बुलाया क्यों गया, और आखिरी क्षण में उसकी एंट्री क्यों रोक दी गई? श्रीलंका की विपक्ष बार बार इस पर सवाल कर रही है, और ये डिटेल अब और भी ज़्यादा अच्छे से पूछना चाहिए कि जो कुमारा दिया शानके हैं, जो भी उनके राष्ट्रपति, क्या कर रहे हैं भाई? अब इस घटना के कई सारी सवाल बढ़ चुकी है, इस पर दुनिया तलाश कर रही है। अब देखिए अमेरिका कैसे दबाव बना रहा है श्रीलंका पे। अब आगे देखिए, जहाज तो डूब चुका है, अब अमेरिका एक दूसरा दबाव बना रहा है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका ने शुरुआत से ही श्रीलंका को दबाव में रखा है, और यही कारण है कि श्रीलंका बेचारा जो पहले उसको बचाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अमेरिकी दबाव के कारण वो बलि का बकरा बन जाता। अगर वो उस जहाज को बचाता तो फिर अमेरिका उसके साथ टेंशन कर देता। वो भी ट्रंप बैठे हुए हैं वहाँ पर। आप समझ सकते हैं कि ट्रंप क्या कर सकते हैं एक छोटे छोटे देश श्रीलंका के साथ। तो अब दबाव क्या है? अमेरिका का जो श्रीलंका पर नया जो दबाव क्रिएट किया जा रहा है, वह दरअसल ईरानी वारशिप आयरिश डेना के डूबने के बाद अमेरिका ने श्रीलंका पर एक नया दबाव बढ़ा दिया है, उसको समझिए। तो वाशिंगटन ने श्रीलंका से कहा है कि बचाए गए जितने भी ईरान के सैनिक हैं उन्हें ईरान वापस ना भेजो। अब लीजिए, जितने भी सैनिक को इतने मेहनत से श्रीलंका ने बचाया है, तो अमेरिका कह रहा है कि उसे आप ईरान भेजो ही मत। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे सुपर पावर दबाव बना रहा है श्रीलंका पर। अमेरिका ने दूसरे ईरानी जहाज के क्रू मेंबर को भी ईरान भेजने से रोक दिया है, बोला है कि इसे ही मत भेजना। समझ गए? यानी कि जो दूसरा जहाज था जिसे श्रीलंका ने बचाया है, उसको अपने यहाँ शरण दिया हुआ है, उसके क्रू मेंबर को कोलंबो ले गया, जिस पे तकरीबन 208 लोग सवार थे। इसे भी डुबाने वाला था अमेरिका, लेकिन वे ईरान के रिक्वेस्ट पर उसे श्रीलंका ने अपने यहाँ शरण दे दिया है।
तो अब देखिए, तो वास्तव में अमेरिका जो है सो ईरान के नेवी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। क्यों करना चाहता है मैंने बता दिया आपको, डील के कारण। डील कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, तो अमेरिकी हमले में डूबा ईरानी युद्धपोत। बुधवार को जो अमेरिका का हमला हुआ उसमें आयरिश डेना को पूरी तरीके से टॉर्पीडो में डुबा दिया। अब यह हमला जो है जो कि श्रीलंका के दक्षिणी शहर गाले से 19 नॉटिकल मील दूर हुआ, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो यह इलाका जो है श्रीलंका के 12 नॉटिकल माइल समुद्री सीमा से बाहर था, और यही कारण है कि इंटरनेशनल वाटर उसको माना जा रहा है। तो सवाल है कि एग्जैक्टली वहीं पे क्यों रोका गया उसको? 11 घंटा से जो है वहीं पे अचानक उसको क्यों रोक दिया? 19 नॉटिकल माइल से अगर जरा से वो अंदर आ गया होता तो अमेरिका उस पर हमला नहीं करता। आप समझ रहे हैं कि ये जो एकदम जो कम डिस्टेंस है, इसे लेकर के सवाल उठ रहा है। 12 नॉटिकल माइल्स तक श्रीलंका का जो समुद्री सीमा था उसमें अमेरिका हमला नहीं कर सकता था। अमेरिका के पास जो राइट है केवल इंटरनेशनल वाटर में थी। 19 पे ले जा करके और श्रीलंका ने उसे खड़ा कर दिया। 19 नॉटिकल माइल तक उसको बुलाया वापस, और जब वो वापस आ गया तो फिर वहीं पे खड़ा कर दिया, और वहीं से खेल हो गया, बिगड़ गया सारा। अब ये सब मुझे लगता है कि अमेरिका के दबाव में हुआ है। हालांकि जो जांच होगा, रिपोर्ट आएगा तो उसमें क्लियरली सब कुछ सामने आ जाएगा। अब देखिए, जो श्रीलंका ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है हालांकि बाद में, और उसने मानवता की ध्यान में रखते हुए एक तरीके से तकरीबन 30 से ज़्यादा ईरान के नौसैनिकों को बचा लिया, जिसमें 32 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। यह अच्छी खबर है। अब जो दूसरे ईरान के जहाज़ हैं आइरिश बुशहर, उसको शरण दिया हुआ है श्रीलंका। यहाँ पर भी उसकी तरफ से बहुत सारे दबाव बनाए गए होंगे अमेरिका की तरफ से कि उसको शरण ना दिया जाए। लेकिन मैंने आपको डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में कि कैसे श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, जो उनकी सरकार है, उनकी हाई लेवल मीटिंग हुई थी, सब कुछ प्रॉपर उस पर अथी किया गया। तब ईरान बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ इसे शरण दे दो अपने यहाँ श्रीलंका को, ठीक है। तो जब उन्होंने मीटिंग किया, हाई लेवल का सब कुछ किया, तब उन्होंने डिसाइड किया कि जहाज़ को अपने यहाँ तो नहीं बुलाएंगे, जहाज़ को एक दूसरे, उनका एक पोर्ट है, दूर है थोड़ा उनसे, तो वहाँ पर उन्होंने बुलाया, और फिर जो क्रू मेंबर्स थे उनको उन्होंने कोलंबो वहाँ से उतरवा करके और अपने यहाँ बुलाया, एम्बार्क करके, समझ गए। तो इस तरीके से साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका दबाव के साथ खेल रहा था श्रीलंका के साथ, ठीक है ना। अमेरिकी दबाव में ही फैसला ये बहुत लेट ले रहा था श्रीलंका। अब यह जो जहाज था, जो दूसरा वाला की मैं बात कर रहा हूँ, बुशहर जहाज, ये श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फंसा हुआ था। तो जहाज ने श्रीलंका सरकार से डॉकिंग की अनुमति मांगी थी। अब इस जहाज में कुल 208 मेंबर सवार थे, इन्हें बचा लिया गया, नहीं तो अमेरिका इन पर भी हमला कर देता। बाद में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं अनुराग कुमार ये दिसानायके, उन्होंने फैसले को मानवीय जिम्मेदारी बताई। उन्होंने कहा है कि संकट में फंसे जितने भी नौसैनिक हैं उनको शरण देना जरूरी था। अब उधर से अमेरिका दूतावास जो है वो देखिए अलग ड्रामा कर दिया है श्रीलंका के अंदर। जो कोलंबो में अमेरिका का दूतावास है, उसके प्रभारी जेन हॉवेल ने श्रीलंका पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि बुशहर के क्रू और डेना के जो बचे हुए 32 लोगों को ईरान न भेजा जाए। उन्होंने बोला है कि इन्हें वापस मत भेजो अभी। अब क्यों नहीं भेजो? क्योंकि अमेरिका का टारगेट है उसके ईरान के नेवी को ख़त्म करना। ये लोग अगर वापस जाएंगे तो ईरान के नेवी को ज्वाइन कर लेंगे और वापस अमेरिका पे हमला करेंगे। एक ये कारण हो सकता है। दूसरा ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान इन लोगों का इस्तेमाल करके एक तरीके से प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर सकता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था दीना के साथ, क्या हो रहा है इनके साथ। इस पर बहुत सारा प्रोपेगेंडा शुरू कर सकता है ईरान। अमेरिका की सच्चाई बाहर आ जाएगी, श्रीलंका की सच्चाई बाहर आ सकती है। तो एक तरीके से उनको एक तरीके से वहाँ पे अरेस्ट करवा दिया है अमेरिका। हालांकि श्रीलंका उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज दे रहा होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे अमेरिका गेम खेल रहा है। ईरान की मांग जो है उसकी पूरी तरीके से कूटनीतिक हलचल पे है। उससे देखिए हुआ क्या कि ईरान के जो देना जहाज पर मारे गए जितने भी सैनिक हैं उसको 100 वापस लेने की मांग कर रहा है ईरान। इस मामले में अभी तक श्रीलंका ने अंतिम फैसला भी नहीं लिया है। डर के मारे कांप रहा है श्रीलंका, क्या लेगा फैसला हुआ खुद से। हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री जो है अब्बास ये अरागची, उन्होंने श्रीलंका से फ़ोन पर बात भी की है, और भारत भी बना इस घटनाक्रम का हिस्सा एक तरीके से। अगर आप देखें तो इस बीच एक ईरानी जहाज़ को भारत में भी सुरक्षित डॉक किया गया है, जिस पे जयशंकर जी का ही बयान आ गया। हमने उसको चर्चा किया है पिछले वीडियो में। तो ईरान ने 28 फरवरी को भारत से इमरजेंसी डॉकिंग की मांग की थी। यह वही दिन था जब अमेरिका ने इजराइल पर अचानक से हमला शुरू कर दिया था। तभी ईरान ने कहा था कि जहाज़ में तकनीकी दिक्कत आ गई है, ठीक है ना, और यह जहाज़ इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के लिए उसी इलाके में मौजूद था। इसका नाम था आइरिश लवन। उसको बाद में भारत ने कोची वाले पोजीशन पे ला करके डॉक किया हुआ है। और इसके लिए जब भारत ने उसके जहाज़ को बचाया है तो ईरान ने एक तरीके से भारत को थैंक यू भी बोला है, जिस पे मैं देख रहा हूँ लोग बात कर रहे हैं। तो ये तो बात यहाँ तक हो गई कि भारत ने बचाया।
अब यहाँ पे भारत पर अब एक नया आरोप कुछ लोग लगा रहे हैं, जो अलग ही मतलब बात बात चल रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ रिपोर्टों में दावा ये किया जा रहा है कि अमेरिका को भारत ने आइरिश देना के लोकेशन और इंटेलिजेंस दे दी थी। बताइए अब। यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिकी नेवी को एक तरीके से टारगेटिंग में भारत ने सहायता की, ताकि उसको डुबा दिया जाए। भारत ने सहायता कैसे कर दी भाई? उसका तो सारा डिटेल जयशंकर जी बता दिए, पिछले वीडियो में हमने उसकी चर्चा भी कर दी है। इन रिपोर्टों ने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े खड़े कर दिए हैं कि अब ये पता नहीं इस पे भारत सरकार के सूत्रों की तरफ से कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आ रही है सामने। ऑफिशियल नहीं है बट सूत्रों के अनुसार से ही है, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा आरोप बेसलेस बताया जा रहा है सरकार की तरफ से। सरकार के सूत्रों ने साफ कहा है कि अमेरिका को किसी भी तरह की इंटेलिजेंस या लोकेशन नहीं दी गई, क्योंकि जो हमारे मेहमान आएंगे हम क्यों चाहेंगे कि मेहमान को ख़त्म कर दिया जाए भाई? किसी के दबाव में ही भारत वैसे भी ना टैरिफ के समय अमेरिका से झुका है ना कहीं भी झुका है, इसके सामने क्यों झुक जाएगा? समझ रहे हैं? तो भारत ने अमेरिकी नौसेना को एक तरीके से आइरिश डेना को निशाना बनाने की में कोई मदद नहीं दी है, इस बात को कहना है। सरकार का कहना ये भी है कि इस तरह की अटकलों को तुरंत खारिज किया जाना चाहिए। अब देखें तो अब समझौता क्या है? भारत और अमेरिका के बीच में जो रक्षा समझौता है, उसे ज़रा स्पष्ट तरीके से समझ लेना ज़रूरी है। क्योंकि सूत्रों ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के जो लॉजिस्टिक और कम्युनिकेशन समझौते हैं, वो अपने आप लागू नहीं हो जाते। इस समझौते को कई ऑपरेशन में स्वतः सक्रिय नहीं किया जाता है। किसी भी सैन्य सहयोग के लिए अलग-अलग मामलों में सहमति की ज़रूरत होती है। समझ गए? तब जाकर के ये पूरा का पूरा समझौता एक्टिव होता है। तो हाल के दिनों में अगर आप देखें तो इन समझौतों को लेकर के 2 अटकलें लगाई जा रही हैं और उन्हें पूरी तरीके से भ्रामक बताया गया है। सरकार ने एक तरीके से संवेदनशील मामलों में जो बोला है कि जो स्पेक्युलेटिव ये जो रिपोर्टिंग हो रही है ना, उसे बंद करो, उसे बचने की सलाह दी गई है सरकार की तरफ से। अब देखिए तो लेमुआ एक समझौता है जो कि भारत और अमेरिका के बीच में 2016 में हुआ था। इसके अंदर ये हो रहा है कि जी लेमुआ यानी कि लेमुया का मतलब है कि लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये साइन हुआ था। जिसके तहत ये था कि दोनों देश अभ्यास या पोर्ट कॉल के दौरान रिफ्यूलिंग, सप्लाईज, रिपेयर्स जैसे लॉजिस्टिक सहायता दे सकते हैं। लेकिन यह व्यवस्था पूरी तरीके से ऑटोमेटिक नहीं होती है। हर बार दोनों देशों की एक तरीके से म्यूचुअल कंसेंट की ज़रूरत होती है। यह समझौता भारत को किसी अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन में शामिल होने के लिए बाध्य भी नहीं करता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो दूसरा समझौता है कोमकासा, ये 2018 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। इसका मतलब है कि कोमकासा यानी कि जैसे कि कम्युनिकेशंस कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, यह साइन हुआ। इस समझौते से भारत को हाई एंड एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मिल सकता है, यानी कि कोई बहुत ही खुफिया जानकारी है। कोमकासा से भारतीय सेना को सिक्योर इनक्रिप्टेड डाटा लिंक्स इस्तेमाल करने की सुविधा मिलती है एक तरीके से। तो यह तकनीक खास तौर पर यूएस सप्लाइड प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होती है, जैसे कि भारत कई सारे यूएस का इस्तेमाल करता है ना, अभी बता रहा हूँ मैं। तो कोमकासा का मतलब यह है कि भारत को अमेरिका की एक तरीके से उन्नत और सुरक्षित जो सैन्य संचार है तकनीक, उसका इस्तेमाल करने की अनुमति मिल जाती है। इसके तहत भारतीय सेना जो है वो अमेरिकी प्लेटफॉर्म जैसे कि P-8I हो गया, समुद्री निगरानी विमान जो है P-8I, फिर C-17 की बात करें या फिर C-130J की बात करें, जैसे ये सारे जो ट्रांसपोर्ट विमान हैं या फिर अन्य अमेरिकी सिस्टम का कोई भी दूसरा, ये सारे जो है अमेरिकी सिस्टम पर एक्चुअली में सिक्योर इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन उपयोग हो सकता है इन सभी प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है ना? तो इस पर अमेरिका मैसेज भेज सकता है और ये लोग आराम से बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे डीलिंग होती है। तो पता नहीं अब इनका इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि भारत के पास ये सारे सिस्टम काम करते हैं। तो क्या अमेरिका यहाँ से कोई डाटा को इनक्रिप्ट करके मंगा लिया? तो सरकार ने साफ कर दिया है कि यहाँ से कोई कुछ नहीं हुआ है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? जो कोमकासा है इसका मतलब है कि सेना के बीच में भेजा गया कोई भी डाटा या फिर मैसेज है, वो ऑपरेशन की जानकारी दुश्मन के द्वारा इंटरसेप्ट नहीं की जा सकती है या फिर हैक भी नहीं की जा सकती है। लेकिन यह समझौता भी अगर आप समझे तो ऑटोमेटिक मिलिट्री सपोर्ट की गारंटी नहीं देता है। अब भारत की रणनीति संतुलन वाली है। भारत ने इधर है ना उधर है, तो दोनों तरफ लोग ब्लेम लगा देते हैं। उधर गए तो भाई इजराइल के साथ हैं, इधर गए तो भाई ईरान के साथ है। लेकिन भारत इस पूरे संघर्ष में साफ-साफ देखा जा रहा है कि किसी भी पक्ष का हिस्सा नहीं ले रहा है और ईरान भारत का एक तरीके से सिविलाइजेशनल पार्टनर रहा है। इजराइल भी भारत का अच्छा फ्रेंड है, ईरान भी अच्छा फ्रेंड रहा है और भारत अमेरिका के दबाव में रहता है। तो ये तो बात है, क्योंकि जब युद्ध होने वाला था उसके पहले ही आप देखिए कि चाबहार पोर्ट को हमने अचानक से वहाँ से सब कुछ बंद कर दिया, वेबसाइट क्लोज हो गया, इस्तीफा देने लगे ताकि किसी पे भी कोई प्रतिबंध नहीं लगे। हालांकि अभी तक हमला उस पर हुआ नहीं है और अमेरिका उस पर हमला करेगा भी नहीं, क्योंकि वो भारत के एसेट है एक तरीके से वहाँ पर। तो भारत को सिचुएशन भनक की पता तो लग ही जाती है पहले, लेकिन यहाँ पर ये जो आरोप लगाया गया है ये सही नहीं है और इसे खंडन भी किया भी जा रहा है। कई सारे रिपोर्ट भी इस पे सामने आ रहे हैं कि ये गलत बात है।
भारत की कोशिश यही रहती है कि कोई भी टकराव में संतुलन बनाए रखे भारत, किसी भी एक पक्ष में पूरी तरीके से ना झुक जाए। और खास करके जहाँ पे हमारे मेहमान आए हैं उनके साथ तो हम धोखा नहीं करेंगे, ये तो भारत के जीन में ही नहीं है। और जो भारत की विदेश नीति है वो पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हमेशा बनाए करके रखती है, अमेरिका हो चाहे कोई भी हो। उसके सामने भारत की जो ऑटोनॉमी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये हमेशा बन करके रहेगी, पहले भी रही है, आगे भी रहेगी। इसमें कोई लाग-लपेट नहीं होना चाहिए और नहीं होता है, हम लोग देखते भी नहीं है ऐसा। चलिए देखते हैं आगे और भी इस पे हम लोग नेक्स्ट जो अपडेट आती है उसको हम लेकर के आएँगे और आप लोग सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।